आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात थोड़ी पुरानी ज़रूर है, मगर आज भी जब कभी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूहें कांपने लगती है। दरअसल आज से कुछ साल पहले मैं बस ड्राइवर था, हालांकि अभी भी हूँ, मगर तब मैं एक प्राइवेट कंपनी की बस चलाया करता था। काम यह था कि उस कंपनी में काम करने वाले सारे वर्कर्स को उनके घर से ले आना और काम खत्म होने के बाद घर छोड़ने जाना पड़ता था। मुझे अच्छे से याद है, काम पर वो मेरा पहला दिन था और साथ ही मेरे दोस्त नितिन का भी। वो भी मेरे ही साथ बस में क्लीनर के तौर पर काम पर जुड़ा था। हमारा सारा दिन अच्छे से ही बीता। हालांकि काम सारे दिन का नहीं था, मगर उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कंपनी का कोई स्टाफ 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था तो कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर। खैर, रात के तकरीबन 8:30 बजे जब सबकी छुट्टी हो गई तो मैं सबको बस में लेकर उनके ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। हालांकि वक्त काफ़ी ज़्यादा भी नहीं हुआ था, मगर बस एक आध लोग ही नज़र आ रहे थे रास्ते पर। जैसा कि मैंने बताया, सबका ठिकाना एक नहीं था, तो सबको उनके पते पर उतारते उतारते कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। परेशानी की बात यह थी कि मुझे और नितिन को बस लेकर वापस उसी कंपनी में जाना था, क्योंकि बस रात में उसी कंपनी के यार्ड में रहती है। खैर, जाना तो पड़ेगा ही, जिस वजह से हम लोग ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रात काफ़ी हो चुकी थी, जिसका पता घड़ी से कम और रास्ते की वीरानियत को देखकर ज़्यादा लग रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक इस रास्ते पर एक आध लोग नज़र आ रहे थे, वहीं अब रास्ते पर हमारी बस के अलावा ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। मुझे तो शक होने लगा था कि कहीं मैं धुन में बस चलाते हुए गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। इतने में ही पास की सीट पर बैठे नितिन ने कहा, भाई ये वही रास्ता है ना? कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? नितिन की बात सुनकर मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, गलत रास्ता नहीं हो सकता, सीधा तो रास्ता है, गलत कैसे होगा? असल में ठंड इतनी ज़्यादा है कि कौन बाहर निकलेगा। नितिन ने मेरी बात पर हामी भरी। अब हमारी बस एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी थी जहां ना तो एक भी स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोहरे की वजह से कुछ भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। बस इतना ही समझ आ रहा था कि अब उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल है। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बस की हेडलाइट की रोशनी में हमें रास्ते के एक किनारे पर एक पेड़ के नीचे कोई औरत बैठी दिखी, जो कि शायद रो रही थी। मगर इस सुनसान रास्ते पर आखिर ये औरत ऐसे बैठकर रो क्यों रही है? मुझे लगा शायद इस औरत को कोई मदद चाहिए होगी। ये सोचकर अभी मैं बस की रफ्तार को धीमी कर ही रहा था कि तभी नितिन ने कहा, भाई बस मत रोक, मैंने बहुत कहानियों में सुना है कि ऐसे रास्तों पर चुड़ैल भटकती है। नितिन की बात पर मैंने जवाब दिया, ये सब कहानियों में ही होता है, तू पागल है क्या? हो सकता है इस औरत को कोई मदद चाहिए हो। हालांकि नितिन मुझे बस रोकने के लिए बहुत मना कर रहा था, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और बस को ठीक उस औरत के पास रोका। बस से नीचे उतरकर मैं उस औरत के करीब गया। हालांकि नितिन डरता बहुत था, मगर पीछे पीछे वो भी बस से नीचे उतरा। तभी मैंने उस औरत से कहा, क्या हुआ? आप इस सुनसान रास्ते पर ऐसे रो क्यों रही है? इस पर उस औरत ने कहा, वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे, कृपया आप लोग उनको बचा लीजिए। इस पर मैंने कहा, कौन मार देगा? चलिए आप हमें वहां पर लेके चलिए, हम आपके पति को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे इतना बोलते ही वो औरत
झटपट उठ खड़ी हुई और हमें उसके पीछे चलने का इशारा किया। हम दोनों उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे और नितिन भी हमारे साथ आ रहा था। उस औरत के पीछे पीछे कुछ देर चलने पर हम लोग एक पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के पास पहुंचकर औरत अचानक से रुक गई। तभी मैंने उस औरत से कहा, कहाँ है आपके पति? कौन मार रहा है उनको? मेरे इतना कहते ही वो औरत एकदम से हवा में धुआं हो गई। ये देखकर मैं और नितिन, हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी जो हमारे साथ हुआ क्या वो सच में था या कोई सपना देख रहे हैं हम। अभी मैं बेसुध सा वहां पर खड़ा ही था कि तभी नितिन बोल पड़ा, यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहा है? भाग यहाँ से। नितिन की बात सुनकर मुझे होश आया, जिसके बाद हम दोनों वापस अपनी बस की तरफ भागने लगे। भागकर हम लोग सीधे बस में चढ़ गए। मैंने फटाफट बस में चाबी लगाई और हम लोग वापस से रोड पर आगे बढ़ने लगे। मैं बस चला तो रहा था मगर स्टीयरिंग पर मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। ऊपर से ये जंगली रास्ता जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में ही नितिन बोला, देखा, मैंने कहा था ना बस मत रोक। इस पर मैंने कहा, अरे मुझे तो नहीं पता था यार कि वो औरत चुड़ैल निकलेगी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी तेजी से चल रही हमारी बस रास्ते पर अचानक से बंद पड़ गई। बस को ऐसे अचानक से बंद होता देख मैं और नितिन, हम दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। मैंने फटाफट 3-4 बार बस की चाबी घुमाई मगर बस ने तो जैसे स्टार्ट ना होने की कसम खा रखी थी। तभी मैंने नितिन से कहा, नीचे उतरना पड़ेगा, बस चालू नहीं हो रही। जिस पर नितिन बोला, पर यहाँ बस से नीचे उतरना सही रहेगा? तो मैंने कहा, पर हम लोग ऐसे यहाँ कब तक रहेंगे? देखना भी तो पड़ेगा कि आखिर दिक्कत क्या है। ये सब बात करके अभी हम दोनों बस से नीचे उतरने जा ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र बस के सामने की तरफ गई। तो मैंने वहाँ जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब बस के सामने बहुत सारे लोग आ चुके थे। उन सभी लोगों का चेहरा इतना डरावना था कि वो किसी इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो लोग धीरे धीरे चलते हुए बस के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। मैंने भागकर दरवाज़ा बंद करना चाहा मगर मेरे पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने मेरे पैरों को पीछे से पकड़ रखा हो। और शायद यही हाल नितिन का भी था। वो भयानक चेहरे वाले लोग लगातार बस के दरवाजे की ओर बढ़े आ रहे थे। हमें समझ आ गया था कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, मगर तभी पता नहीं कहां से बस के दरवाजे पर वही औरत आकर खड़ी हो गई जो कुछ देर पहले हमें जंगल में ले जाकर गायब हो गई थी। उस औरत के दरवाजे पर आते ही वो सारे भयानक चेहरे वाले लोग एकदम से गायब हो गए। उनके गायब होते ही उस औरत ने एक दफ़ा मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और फिर दूसरी बार हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद हम दोनों भी अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगे। मैं दौड़कर बस की ड्राइविंग सीट पर गया और बस को चालू करने की कोशिश करने लगा। और अजीब बात तो ये थी कि बस एक बार में ही चालू हो गई। फिर हमने जो बस भगाना शुरू किया, सीधे कंपनी के ऑफिस में ही पहुंचे। कुछ दिनों तक हमने इस घटना का जिक्र लोगों से किया ही नहीं। बाद में जब हमने लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल वो औरत और उसका पति एक बार उस जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी कुछ गुंडों ने दुश्मनी से उसके पति को एक पेड़ पर बांधकर मार डाला। वो औरत रोड पर आकर
चीखती रही मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिर में उस औरत ने भी दम तोड़ दिया। कहते हैं कि तभी से वो औरत उस रास्ते से गुजरने वालों से रात में मदद मांगती है। जो मदद के लिए तैयार हो जाता है उसे तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन जो मदद नहीं करता उसके साथ बहुत बुरा होता है। मतलब वो औरत उन्हें मार डालती है। और वो लोग जिन्होंने हमारी बस रुकवाई थी वो वही लोग थे जो उस औरत के चंगुल में आकर मरे हैं। ये सब सुनकर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना कि उस रात मैंने उस औरत की मदद की, वरना अगर मैं नितिन की बात मानता तो पता नहीं उस रात क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। शाम के तकरीबन 6 बजे मैं जब नीलगढ़ गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो मेरा मन जरा भी खुश नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि इस कारण से गांव आना पड़ेगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे दादाजी का फोन आया था। फोन पर उन्होंने बताया कि दादी जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये खबर सुनकर मुझे आज 20 सालों के बाद अपने गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक अरसे के बाद अपने गांव आया था। इसलिए रास्ता पहचानने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और क्योंकि गांव में यहाँ सिर्फ दादाजी और दादी माँ ही रहते थे, इसलिए बस स्टॉप पर कोई लेने भी नहीं आ सका। खैर, जैसे तैसे रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं अपने घर पहुंचा। लाश के पास दादाजी और आसपास के 2-4 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जिस इलाके में दादाजी का घर था वहां मुश्किल से आसपास 3 या 4 घर ही होंगे। शुरुआत में तो दादाजी ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो वो मुझे पहचान गए। लाश को आज के आज ही जलाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि लाश के अंदर से अभी से ही थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। गांव में ना तो बर्फ का जुगाड़ था और ना ही किसी और चीज का। ऊपर से अब कोई लाश को देखने वाला भी नहीं आने वाला था। वहां मौजूद सारे लोगों से जैसे ही मैंने इस वक्त लाश को शमशान ले जाने की बात कही तो सारे के सारे एकदम से पीछे हट गए। उनका कहना था कि आज अमावस की रात है और अमावस की रात शमशान में जाना ठीक नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी शमशान जाने को राजी नहीं हुआ। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अकेले लाश को शमशान कैसे ले जाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जिसका जिक्र करते हुए मैंने वहां मौजूद लोगों से कहा, अच्छा आप लोग शमशान नहीं जा सकते ना, पर एक ठेला गाड़ी का तो इंतज़ाम कर सकते हैं। मेरे इतना कहने पर गांव वालों ने एक ठेले वाले को किसी तरह ज्यादा पैसों का लालच देकर शमशान जाने के लिए हाँ बुलवा दिया। ठेले वाला अपना ठेला लेकर दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। फिर मैंने और 2-4 लोगों ने मिलकर लाश को ठेले में चढ़ा दिया। लाश का चेहरा अभी भी कफन से ढका हुआ था, क्योंकि मैं एक ही बार शमशान में जाकर ही दादी जी का चेहरा देखने वाला था। लाश को ठेले पर चढ़ाने के बाद जो जगह बची वहां मैं बैठ गया और ठेला गाड़ी शमशान की तरफ चल पड़ी। ठेले वाला सामने की ओर बैठकर तेजी से पैडल मार रहा था, जैसे उसे शमशान पहुंचने की जल्दी हो। जिस पर मैंने उस ठेले वाले से कहा, आराम से चलाओ यार, इतनी जल्दी क्या है। इस पर ठेले वाला बोला, साहब रात होने वाली है, जितना जल्दी शमशान जाकर वापस आ जाएंगे
हमारे लिए उतना अच्छा है। आज अमावस की रात है ना। खैर, मैं इन सब तकियानुसी बातों पर विश्वास तो करता नहीं था, लिहाजा मैं चुपचाप ठेले पर ही बैठा रहा। मैंने अपने एक हाथ से लाश के कफन को पकड़कर रखा था ताकि तेज हवा के चलते कफन उड़ ना जाए। ठेला गाड़ी गांव के उस कच्चे रास्ते पर पूरी रफ्तार से चल रही थी। रास्ता इस कदर खाली था कि अगर उस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। दोनों बाजू जंगल और एक लंबा चौड़ा रास्ता। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे हमें कोई बूढ़ी औरत नजर आने लगी, जो कि हाथ दिखाकर ठेला गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। जिस पर मैंने ठेले वाले से कहा, रुको रुको, ठेला रोको, शायद इन्हें कोई मदद की जरूरत है। हालांकि ठेले वाला ठेला रोकने को तैयार नहीं था, मगर मेरे जिद करने पर उसने ठेला रोका। ठेला रोकते ही वो बूढ़ी अम्मा जैसे तैसे ठेले में चढ़कर बैठी और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। मगर पता नहीं क्यों उस बुढ़िया का चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा था, जैसे मैंने उसे पहले कभी देखा हो। तभी मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? इस पर बुढ़िया बोली, शमशान जा रही हूँ बेटा, तुम लोग वहीं जा रहे हो ना? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और पूछा, शमशान में इतनी रात गए आपको क्या काम है? इस पर बुढ़िया ने बात को ये कहकर टाल दिया कि कुछ काम है। मुझे भी लगा शायद होगा कोई काम, जिसके बाद मैंने भी और कुछ नहीं बोला। अभी मैं चुपचाप ठेले पर बैठा ही था कि तभी अचानक मेरी आंखों में कुछ चला गया। मैंने अपना आंख मीचने के लिए जैसे ही अपना एक हाथ लाश के सिर की तरफ कफन से हटाया तो वो कफन हवा में लहराने लगा। इससे पहले कि मैं कफन को ठीक से पकड़ता, उस बुढ़िया ने ही कफन को एकदम से धर दबोचा और दादी माँ का चेहरा दिखने नहीं दिया। तभी वो बुढ़िया मुझसे बोली, इसको ठीक से पकड़ो, हवा में उड़ जाएगा वरना। पहले उस बुढ़िया का चेहरा, अब आवाज, दोनों ही मुझे बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। खैर, कुछ ही देर में हम लोग शमशान पहुंच गए। नीलगढ़ गांव के शमशान में ये मेरा पहली बार आना हुआ था। तब रात के 9 या 9:30 बज रहे होंगे। मैंने और ठेले वाले ने मिलकर लाश को नीचे उतारा। तभी मैंने ठेले वाले से कहा, चलो भाई, हाथ लगाओ थोड़ा, लाश को अंदर तक ले चलो। इस पर ठेले वाला बोला, देखो साहब, मैं अंदर नहीं जाएगा, अपनी यहीं तक बात हुई थी शमशान जाने की, बस इसके अंदर मैं नहीं जाएगा। ठेले वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया ने कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ये नहीं जाएगा शमशान में। इससे पहले कि मैं उस बुढ़िया को कुछ बोलता, उसने झुककर लाश को एक तरफ से पकड़ लिया। मैं भी कुछ बोल नहीं पाया और लाश को दूसरी तरफ से पकड़कर शमशान के अंदर ले जाने लगा। शमशान पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था। दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई इंसान नहीं था। शमशान के अंदर जाकर हमने लाश को जमीन पर रखा और मैं उस बुढ़िया को लाश के पास रखकर लकड़ियां लाने चला गया। शमशान चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए लकड़ी खोजने में मुझे कुछ खासा दिक्कत नहीं हुई। लकड़ियां लेकर मैं वापस दादी माँ की लाश के पास आया। वो बुढ़िया अभी भी उसी तरह से लाश के पास ही खड़ी थी। खैर, मैंने चिता सजाना शुरू किया। चिता सजाने के बाद अब सिर्फ लाश को जलाना ही बाकी रह गया था। इसलिए मैंने सोचा 20 सालों के बाद एक आखिरी बार दादी माँ का चेहरा देख लूं। ये सोचते हुए
मैंने जैसे ही लाश के चेहरे पर से कफन हटाया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दादी माँ का चेहरा और मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया का चेहरा एक ही था। मतलब ये कि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी माँ की आत्मा थी। तब जाकर मुझे समझ आया कि इनका चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा क्यों लग रहा था, और 20 सालों में मैं अपनी दादी माँ का चेहरा लगभग भूल चुका था, इसलिए मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैंने एक नज़र दादी माँ की आत्मा की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी माँ की आत्मा को देखकर पता नहीं क्यों उस वक्त जहाँ मुझे डर लगना चाहिए था वहीं मेरी आंखों में आंसू थे। किसी तरह से मैंने लाश का दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करते ही दादी माँ की आत्मा मेरी आंखों से ओझल हो गई। फिर मैं शमशान से बाहर निकला और सीधे घर चला गया। उस दिन के बाद से दादी माँ की आत्मा मुझे कभी नहीं दिखी। दादाजी अब मेरे साथ शहर में रहते हैं। आज उस घटना को 6 साल बीत चुके हैं, मगर अभी भी मुझे दादी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छे से याद है, और शायद मैं अपने जीते जी उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।